powered by ITIL. आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा शहर के पास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बहती कृष्णा नदी के ऊपर बना है नागार्जुन सागर बांध। भारत के सबसे बड़े डैम्स में से एक जो नेशनल ग्रिड को बिजली प्रदान करता है। इस डैम को 1950 के दशक में तब बनाया गया जब भारत में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही थी। प्रधानमंत्री नेहरू ने ऐसे ही बांधों को मॉडर्न टेम्पल्स की संज्ञा दी। हालांकि आधुनिकता की इस वेदी पर 1800 साल पुराना एक शहर बलिदान हुआ जिसकी कहानी कम ही लोगों को मालूम है। कौन सा था ये शहर जो नागार्जुन सागर बांध के निर्माण में गायब हुआ? क्या थी इक्ष्वाकु राजवंश की कहानी? ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत से पहले बता दें, बहराइच में जंगली जानवर के हमलों पर ललन टॉप की खास पेशकश निशाचर रिलीज हो गई है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप पहले उसकी एक झलक यहाँ देख लीजिए। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहें। जी हाँ, डरे नहीं। भाई स्लो चला, भाई स्लो स्लो कर भाई, रोकना रुको पहले रुको। एक बैठा है, इसको 2 मिनट रुक जाओ जरा, चुप रहना। वो गया भाई, वो गया। एक और बैठो। भाई इधर मूव करो, ये घास मूव कर रहा है। भाई लेखक अमीश त्रिपाठी की किताब साइन ऑफ इक्ष्वाकु का नाम आपने सुना होगा शायद। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम को राजा इक्ष्वाकु के वंश का माना जाता है जो सूर्य देवता के पौत्र बताए गए। हालांकि एक और इक्ष्वाकु वंश था जो वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बड़े इलाके पर राज किया करता था। कितना पुराना वंश था? हिस्टोरिकल सोर्सेज मानते हैं कि इक्ष्वाकु वंश का समय 225 ईस्वी से लगभग 325 ईस्वी के बीच रहा होगा, तकरीबन 100 साल। ये खुद को भगवान राम के वंशज मानते थे, लेकिन इतिहास में इनका बड़ा रोल माना जाता है एक शहर को लेकर। एक भव्य शहर जिसके अब सिर्फ अवशेष बचे, लेकिन इनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी उस काल में दुनिया के महान शहरों के सामने खड़ी हो सकती थी। कौन से शहर की हम बात कर रहे हैं? इस राजधानी पर हम आएंगे, लेकिन पहले राजाओं के बारे में जानते हैं। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक का नाम था वासिष्ठिपुत्र चंतमूल। 3री शताब्दी में इनका उदय तब हुआ जब सातवाहन साम्राज्य का पतन हो चुका था। सातवाहन साम्राज्य के टुकड़ों से ही चंतमूल ने एक नया साम्राज्य जोड़ा और उसी को नाम दे दिया इक्ष्वाकु। इस नाम की वजह इतिहासकार ये मानते हैं कि परिवार ने अपना दर्जा बढ़ाने के लिए भगवान राम से अपनी वंशावली जोड़ने का प्रयास किया। क्योंकि राजा को विशेष होना ज़रूरी होता था, इसलिए वैधता पाने के लिए पुराने समय में कई राजा अपना नाम विशेष लोगों से या जगहों से जोड़ लेते थे। कोई कहता था हम राम के वंशज हैं, कोई कहता था हम सूर्य के वंशज हैं, कोई कहता था हम चंद्र के वंशज हैं। इस तरह से अपनी लीनेज बताई जाती थी। अब आप ज्योग्राफी पर आइए। इक्ष्वाकु वंश के बारे में हमारे पास लिमिटेड जानकारी है, लेकिन इतिहासकारों ने जितना पता लगाया उसके अनुसार इक्ष्वाकु वंश का राज वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गुंटूर, कृष्णा और नलगोंडा क्षेत्रों तक फैला हुआ था। माना जाता है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में इनकी राजधानी थी। आज जहां राजधानी थी वहां नागार्जुन सागर झील है।
इसके बावजूद पुरातत्वविदों ने बड़ी मेहनत से इक्ष्वाकु वंश के कुछ अवशेष इकट्ठा किए हैं, जिन्हें मिलाकर हमें भारतीय इतिहास के एक बड़े दिलचस्प चैप्टर की कहानी पता चलती है। क्या है कहानी? जैसा पहले बताया, नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा शहर के पास बना है। इतिहासकारों के अनुसार नागार्जुन कोंडा का प्राचीन नाम विजयपुरी था। ये शहर कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर बसा था और उस जमाने में भी इसे पूरी प्लानिंग के साथ ही बनाया गया था। शहर के अंदर एक दुर्ग था जहां राज परिवार रहता था। दुर्ग के चारों ओर शहर बसा था, जिसमें आवासीय भवन, अस्तबल, पानी के टैंक और स्नान घर बने हुए थे। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि शहर में 2 सजावटी टैंक्स के साथ साथ चौकोर कुएं भी बने हुए थे। यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर पानी की निकासी का इंतज़ाम यानी एक प्रकार का सीवर सिस्टम भी था। और क्या जानते हैं हम इस शहर के बारे में? विजयपुरी में एक एम्फी थिएटर जैसी संरचना भी होती थी। एम्फी थिएटर यानी एक खुला स्थान जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। कोलोजियम का नाम आपने सुना ही होगा, जहाँ ग्लैडिएटर्स लड़ते थे। रोमन साम्राज्य के ऐसे बहुत से एम्फी थिएटर आज भी बचे हुए हैं और विजयपुरी की खुदाई में मिले एम्फी थिएटर से एक अंदाज़ा ये भी लगाया जाता है कि शायद इसे रोम से प्रेरणा लेकर ही बनाया गया था। विजयपुरी की खुदाई में पुरातत्वविदों को एक और दिलचस्प चीज़ मिली, जिससे रोम और भारत के बीच हज़ारों साल पुराने ट्रेड का पता चलता है। पुरातत्वविदों को यहाँ दुकानों और कार्यशालाओं के अवशेष मिले, जिनके बीच एक खजाना गड़ा हुआ था। इस खजाने में क्या था? सोने की बालियां और एक हार। इसके अलावा खजाने में रोम के कुछ सिक्के भी थे, जो रोमन सम्राट टाइबेरियस के समय जारी हुए थे। टाइबेरियस ने 16 से 37 ईस्वी के बीच रोम पर राज किया। इसके अलावा कुछ और रोमन सिक्के भी मिले, जो रोम की रानी फास्टीना के समय जारी हुए थे। इन सिक्कों की टाइमलाइन फास्टीना वाले 141 ईस्वी के आसपास की है। इनके अलावा यूनानी शराब और रोमन देवता की मूर्ति वाला एक स्तंभ भी यहाँ मिला। इन तमाम चीज़ों से न सिर्फ विजयपुरी और रोम के संबंधों का पता चलता है, बल्कि इनसे एक संभावना ये भी बनती है कि विजयपुरी को जितना पुराना माना जाता है, वो उससे भी पहले अस्तित्व में रहा हो। आगे बढ़ते हुए अब विजयपुरी के राजाओं पर चलते हैं। इक्ष्वाकु राजाओं के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी मिलती है वो इस इलाके में मिले शिलालेखों और सिक्कों से ही आती है। हम जानते हैं कि 4 शासक हुए: वासिष्ठिपुत्र चंतमूल, मातृपुत्र वीरपुरुष दत्त, वासिष्ठिपुत्र एहुअल चंतमूल और वासिष्ठिपुत्र रुद्रपुरुष दत्त। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि इक्ष्वाकु शैव थे और भगवान कार्तिकेय की उपासना किया करते थे। विजयपुरी शहर में कृष्णा नदी के किनारे 18 मंदिर बने हुए थे, जिन्हें राज दरबार से चढ़ावा मिलता था। इन मंदिरों में से अधिकांश शैव संप्रदाय को ही समर्पित थे, उन्हीं के मंदिर थे। 4 मंदिर कार्तिकेय को और एक उनकी पत्नी देवसेना को समर्पित था। इन 18 मंदिरों में सिर्फ एक वैष्णव मंदिर था, बाकी शैव। विजयपुरी की खुदाई में मिले बौद्ध अवशेषों से भी पता चलता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रभाव रहा। इस शहर में 30 से अधिक बौद्ध मठ और स्तूप थे। अधिकांश स्तूपों की योजना पहिए के आकार की थी। ये तमाम डिटेल्स बताती हैं कि विजयपुरी शहर भारतीय इतिहास का एक अहम शहर था, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यह जानकारी बड़ी सीमित है। विजयपुरी और इक्ष्वाकु वंश के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये शहर अब पानी के अंदर डूबा हुआ है। आधुनिक भारत की बात पे आते हैं तो सदियों तक नागार्जुन कोंडा जंगल के बीच एक छिपी हुई सी एकांत सी घाटी थी, जो 3 तरफ से ऊंची पहाड़ियों और चौथी तरफ कृष्णा नदी से घिरी हुई थी। 1926 में इस इलाके में दोबारा लोग पहुंचे, जिसके बाद पुरातत्वविद A.H. लॉन्गहर्स्ट ने 1927 से 1931 के बीच यहाँ खुदाई का काम करवाया। इस दौरान जो जानकारी मिली उससे पक्का हो गया कि यह जगह इतिहास का खजाना समेटे हुए है। लेकिन फिर 1950 का दशक आया और भारत सरकार ने तय किया कि यहाँ नागार्जुन सागर बांध बनाया जाएगा। ये स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वाकांक्षी और विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक था। आप तुलना कर सकते हैं भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट से, जिसके चलते नागार्जुन कोंडा का एक बड़ा इलाका पानी में डूबने वाला था। ऐसा होते ही यहाँ मौजूद खुदाई वाली जगहें भी डूब जाती। ऐसे में साल 1954 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिससे युद्ध स्तर पर काम करते हुए जल्द से जल्द नागार्जुन कोंडा में खुदाई का काम पूरा करना था। केवल 6 सालों में इस टीम ने 100 से ज़्यादा साइट्स पर खुदाई की और इसी खुदाई में मिले अवशेषों से हमें विजयपुरी और इक्ष्वाकु वंश के बारे में जानकारी मिली।
नागार्जुनकोंडा में खुदाई की और बहुत सी साइट्स थीं जिन्हें खोदा जाना था, लेकिन सरकार ने 1955 में डैम के निर्माण को मंजूरी दे दी और निर्माण शुरू हुआ और 1967 में डैम बन भी गया और इसी के साथ अधिकतर आर्कियोलॉजिकल साइट्स पानी के अंदर चली गईं। बड़ी मेहनत से एएसआई ने 9 स्मारक बचाए और उन्हें नागार्जुन सागर झील पर बने एक द्वीप पर रिक्रिएट किया। इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले आज भी यहाँ 1800 साल पुराने एक शहर के अवशेष देखने आते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।